क्वेश्चन पूछूं तो अभी एक मूवी आई थी सैयारा, उसमें एक लड़की थी 19-20 इयर्स की, ऑलमोस्ट उसको अल्जाइमर्स डिटेक्ट हुआ था और सोशल मीडिया पे काफी बवाल कटा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है और समथिंग, सो बेटर देन गेटिंग इन टच विद एन एक्सपर्ट एंड टेलिंग कैसा हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़, मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जिसमें जो हीरोइन है उसको डिमेंशिया है। देखिए, इट्स वेरी अनलाइकली, बहुत अनलाइकली होता है, पर अगर फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ना, और उसको एल्जाइमर्स ही डायग्नोस किया हो गया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वेरी अनलाइकली, क्योंकि नॉर्मली जो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में भी अगर रन करता है फैमिली हिस्ट्री, तो 40s में हमको मिल जाता है एल्जाइमर्स। But to say to a girl who is around 20 years of age, very difficult to digest actually. That Okay. she's, कूल। yeah. ओके डॉक्टर, फैमिली वालों को कौन से साइंस नोटिस करने चाहिए और किस पॉइंट पे उन्हें हेल्प लेना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, अल्जाइमर्स का जो सबसे पहला सिम्टम है, ज़्यादातर कॉमन लोग लेकर के भी आते हैं, मैंने देखा है कि यंग आजकल लोग भी लेके आ रहे हैं कि सर मैं आजकल भूल जाता हूँ। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स। एक तो है इन अटेंशन, अल्जाइमर्स में भी इन अटेंशन मिलता है और एक नॉर्मल चीज़ों में भी इन अटेंशन मिलता है, जैसे कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, है ना, या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में, तो उसमें क्या हुआ, अटेंशन स्पैन जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अटेंटिव नहीं है किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको कुछ बोला और अटेंटिव नहीं है उस चीज़ के लिए, विच कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी। मतलब एपिसोडिक मेमोरी मतलब मैंने आपको बोला कोई इवेंट और वो फिर आपको याद रहा कुछ समय के लिए, आप बाद में भूल सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर आप अटेंटिव नहीं है, देन यू विल आस्क अगेन द सेम थिंग। ठीक है, तो फिर आप यंग जो जनरेशन उनको बोल रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे डिमेंशिया हो गया है, मुझे मेमोरी इश्यूज है, पर वो मेमोरी इश्यूज नहीं, इट्स बेसिकली इनअटेंशन। लेकिन जो पेशेंट है जिनको वाकई में अल्जाइमर्स है, जिनको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं अल्जाइमर्स, उसमें पहली चीज़ है दैट इज दी मेमोरी इश्यूज। उसमें भी जो आता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो न्यू मेमोरी होते हैं, न्यू मेमोरी वो बनाना मुश्किल हो जाता है अल्जाइमर्स पेशेंट्स के लिए। जैसे इवेंट्स, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा आपसे कि ये ऐसा है और ऐसा करना है, आज हमको जाना है 6 बजे कहीं पे, एंड देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप जब तैयार हो रहे हैं तो आप बोलेंगे आप तैयार क्यों हो रहे हो, तो आप बोलेंगे मैंने अभी बताया था ना आपको कि जाना है, तो उन्हें वो याद नहीं रहेगा, वो इवेंट उन्हें याद ही नहीं रहेगा। ऐसी बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिसिन ली मैंने मेडिसिन ली या नहीं ली, मैंने कोई बिल पे कर दिया तो उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि वो बिल पे किया है कि नहीं, रिसेंट इवेंट्स। लेकिन ये सारे था क्योंकि जो नई मेमोरी होती है वो बनाना मुश्किल हो जाता है अल्जाइमर्स। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो रहता है। देन कम्स दी लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज में जो रहता है मोस्ट कॉमन जो रहता है दैट इज कि वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी। जैसे कि मुझे पेन है जैसे, तो मुझे मैंने बोला कि पेन ना, वो उसे बोलने में दिक्कत होगी कि पेन, वो बोलेगा जैसे हम लिखते हैं ना वो दे दीजिए मुझे, तो वो उसके अराउंड घूमेगा, उस वर्ड के अराउंड घूमेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो नहीं बता पाएगा। देन लेटर पार्ट में नेमिंग हो जाती है डिफिकल्टी। जैसे मैं किसी से मिला, बहुत देर तक मिला, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो किसी को नहीं याद रहता नाम। अब जैसे मैं आपसे मिला, आपने मुझे अच्छे से नाम बताया और मैं थोड़ी देर बाद मैं आपका नाम भूल गया हूँ आफ्टर ना सम पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि आपसे मैं रेगुलरली मिल रहा हूँ। तो ये अगेन अलार्मिंग साइन है कि नहीं, ये हो सकता है मेमोरी इश्यूज ना हो, कि नेमिंग में दिक्कत हो रही है, जबकि मैं बहुत बार रेगुलरली फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे कि। देन थर्ड कम्स दी आपका वीजो स्पेशल। मतलब वीजो स्पेशल मतलब एक ओरिएंटेशन होता है हमारा, कंफ्यूजन जिसमें रहता है, जैसे कि दिन है कि रात है, टाइम क्या हुआ है, डेट, उसमें कंफ्यूजन रहना, आज डेट क्या थी। जबकि आप रेगुलरली हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तब भूल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे दिन में मुझे याद ना रहे कि वो डेट क्या है आज। ठीक है। फिर उसके बाद विजुअल स्पेशल, आपके जैसे रूम है, घर है, आप ही का घर है, आप जहाँ पर रेगुलरली हैं, आपको ये नहीं याद रह रहा, डिसोरिएंटेशन रहा है कि बाथरूम किधर है, मेरा रूम किधर है, किचन किधर था, या फिर नई जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप कई दिनों तक रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू हैव टू थिंक कि अलार्मिंग है कि नहीं, इस पेशेंट को डिमेंशिया हो सकता है। देन सम मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, डिप्रेसिव स्टेट, कभी कभी एंग्जाइटी, ये सब आते हैं, लेकिन लेटर पार्ट में आता है। कुछ लोगों को पहले भी आ सकता है लेटर, लेकिन इसलिए जो इनिशियल 3 हैं, अगर हम देखें मेमोरी इश्यूज, मेनली द रिसेंट वन, सेकेंड इज द लैंग्वेज इशू,
एंड द थर्ड वन इज द ओरिएंटेशन। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्जाइमर्स में सबसे पहले आती हैं। तो ये अगर इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें, देखें, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हाँ, और फिर उसके लिए इवेल्युएशन ज़रूरी है, तो आप किसी भी नियर बाय डॉक्टर्स को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और इवेल्युएट करवा सकते हैं। उसके लिए एक बैटरी ऑफ टेस्ट रहते हैं जो हम करते हैं, उससे टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि वेदर ये डिमेंशिया से है, मतलब डिमेंशिया है इसको या नहीं। ओके मतलब आप जब मुझे बता रहे थे देन आई रियलाइज्ड कि बहुत इसमें आपने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, जी। काफ़ी सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है बट डिफरेंट डिफरेंट हैं अलग अलग जी। लोगों को। जैसे फॉर जी। एग्जांपल एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन होती है वो ये होती है मैंने घर का लॉक सही से किया है कि नहीं, गैस बंद किया है या नहीं किया है। वो देखिए, जो आप ये बता रहे हैं दैट इज़ अ रिफ्लेक्स मेमोरी। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स में होता है। जैसे हम एक नया ड्राइवर है जैसे ना, तो वो गाड़ी चलाता है, तो जब वो नया गाड़ी चलाएगा तो ही इज़ मोर अटेंटिव एंड कॉन्शियस। तो अटेंटिव होगा तो उसे पता है ब्रेक कहाँ लगाना है, क्या करना है, सब कुछ करना है। लेकिन आपने भी देखा होगा या नोटिस किया होगा, जब आप बहुत अच्छे से ड्राइव करते हो देन यू कैन टॉक टू द पर्सन, आप इधर भी देख रहे हो, कभी कभी आपको लगता है अरे मैंने ये सारे रोड क्रॉस भी कर लिया, मैं घर भी आ गया। तो बिकॉज वो एक रिफ्लेक्स मेमोरी में आ जाता है, इसको मोटर मेमोरी में बोलते हैं, वो हम उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो वैसे ही जो यूजुअल काम हम जो करते हैं, जैसे लॉक लगाना हो, गाड़ी का लॉक हो, ये हमारे रिफ्लेक्स में आ गया है, तो इसलिए हम उसको बार बार चेक करते हैं। दैट इज नॉट अ मेमोरी इशू। ओके मैं भी बहुत बार बोलती रहती हूँ कि यार ये वो देना वो और फिर मैं सोचती रहती हूँ तो मतलब मैं क्या समझूं इसको। नहीं, पर वो बार बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी, जैसे मेरे साथ भी होता है कभी कभी मैं एक वर्ड भूल जाता हूँ, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन कि मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ, थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, किसी ड्रग इन्फ्लुएंस में तब। पर ये चीज़ परसिस्ट करे, कोई भी चीज़ अगर परसिस्ट कर रही है देन यू से कि हाँ इसको मेमोरी इशू। सिर्फ एक दो बार एपिसोड्स अगर हो रहे हैं तो उस बेसिस पे हम किसी को लेबल नहीं करते कि इसको डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है। गॉट इट, थैंक यू। डॉक्टर अभी तक इसका कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस या सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो अल्जाइमर्स पेशेंट्स की लाइफ थोड़ी बेटर बना सकते हैं? इसमें ना 2 तरह का ट्रीटमेंट है एक्चुअली। फर्स्ट, एक तो जो पेशेंट है वो है ही है। सेकंड, जो ज़्यादातर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ द केयर गिवर, जो उसके साथ में है। उसकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी, जितनी ज़रूरी ट्रीटमेंट हमारा पेशेंट के लिए, अल्जाइमर्स के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि हम उसको भी समझाएं, केयर गिवर को। तो इन दोनों चीज़ों में जाऊँगा। तो पहली चीज़ है नॉन फार्मिंग, मतलब आप किसी भी डिजीज़ के लिए अगर बोलें तो ज़्यादातर हम जो चीज़ कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है किसी को, हाइपरटेंशन है, उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स दी सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे कई लोग, ठीक है, जैसे होता है ना आजकल के, नहीं मम्मी मेरे पेरेंट्स हैं, अब इनको ज़्यादा नहीं आराम करने देना है, मेरे बीमार हैं, मेमोरी इशूज़ हो, ऐसा नहीं करना है। उनको एक्टिव रहने देना है। अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं तो खेलने दें, एक्सरसाइज करना चाहते हैं एक्सरसाइज करने दें, उससे मेमोरी बेटर होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ना, जो रैपिडिटी, मतलब जिस रैपिडली कोई डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है उसमें डिक्लाइन आता है, डिक्लाइन या हम उसकी स्पीड को रोक सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी तरह की हो। आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फिर खेल सकते हैं जो आपको पसंद हो। देन लर्निंग न्यू स्किल्स जैसे कि म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग हो गया। आजकल इतने सारे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, आप कोई सा भी नया सीख सकते हो, क्योंकि जब आप कोई भी नई चीज़, नए स्किल को सीखते हो तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हो। और प्रॉब्लम एल्जाइमर्स के साथ यही है कि ब्रेन जो है, वो सेल्स हैं, वो डेड हो रहे हैं। और अगर आप, जो हम सुनते हैं करते हैं कि हम अपने ब्रेन का मुश्किल से बहुत ही 10 to 12% पूरे लाइफ में 10 to 12% ही अपना यूज़ कर पाते हैं, बाकी सब ऐसे। तो हमें एक्टिवेट करना होता है उन सेल्स को भी। तो इसीलिए न्यू स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जितने भी पेशेंट्स उनको बोलता हूँ कि आप रीड करिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया स्किल ले लीजिए, सोशलाइज होइए, उसको, उनको अकेला नहीं छोड़िए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं कि नहीं मम्मी है, इनको अल्जाइमर्स या मेमोरी इशूज, चाहे अर्ली पार्ट हो, कि नहीं आप रिकी रह जाइए, आप भूल जाते हैं, हम जाते, उनको सोशलाइज करना ज़रूरी, उनको ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सोशल हेल्प मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करना। देन कम्स द डाइट में अगेन वही ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
मेडिटेरियन डाइट जो हम बोलते हैं, इसमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरीज हैं, नट्स हैं, दीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो क्या होता है प्रोसेस होता है डीजनरेशन का, उसको स्लो डाउन करते हैं, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। देन आपका आता है कि मेडिकल पार्ट, ये रह गया। फिर मेडिकल पार्ट में कुछ मेडिकेशंस हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं और वो हेल्प करते हैं, बट मेनली इन अर्ली पार्ट और द मॉडरेट। सीवियर में अभी तक कोई ट्रीटमेंट आया नहीं है। नाउ कुछ हैं जो एफडी अप्रूवल, कुछ इंजेक्शंस हैं या मेडिसिन से आ गए हैं फॉर अर्ली डिमेंशिया अभी तक, लेकिन अभी तक कितना है अल्जाइमर्स के लिए कितना रहेगा उसको भी देखना होगा। उन्होंने बोला है, मतलब दे क्लेम, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इट्स रिड्यूसेस दी कह सकते हैं स्पीड ऑफ जो अल्जाइमर्स डिजीज उसको। देन द थर्ड इज द केयर गिवर। केयर गिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझाना बताना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रस्ट्रेशन अगर कुछ होता है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेटेड हम होते हैं, कोई किसी को मेमोरी इशू, अब उनको जब थोड़ा प्रोग्रेस कर जाता है अल्जाइमर्स तो उनको इंसाइट नहीं रहती कि उनको है भी इशू और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन केयर गिवर जो रहता है वो फ्रस्ट्रेट होता है कि उसने कुछ बोला, आपको याद नहीं रहा, आप कोई गलती कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है केयर गिवर के लिए वो फ्रस्ट्रेट ना हो, एंग्शियस ना हो इन सब चीज़ों को, उस चीज़ के लिए उनको भी ना बोले, क्योंकि उससे उनमें भी एंग्जाइटी आती है पेशेंट्स में। सेकेंड की जितने भी, जैसे जब केयर गिवर कभी भी किसी भी अल्जाइमर्स डिजीज, चाहे वो मेमोरी इश्यूज हो, मैं नहीं कह रहा अल्जाइमर्स ही हो, कोई भी डिमेंशिया का पेशेंट, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, थोड़ा स्लोली दें, मल्टीटास्किंग ना दें उन्हें, आज ये कर ली जो ऐसे कर लीजिए। उसको वन टाइम एक टास्क दें जिससे कि वो उसको कर पाए, उससे पेशेंट में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका भी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है या जो भी एंग्जाइटी है वो थोड़ा कम होगा। तो हमेशा उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, स्लोली दें और वन टाइम, एक टाइम पे एक ही कमांड दें उसको। ऐसा ना दें कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, जब वो कमांड कंप्लीट हो जाए देन यू कैन से द नेक्स्ट कमांड। थर्ड, उनका जो एनवायरनमेंट है, रूम, केयर गिवर को वो ध्यान देना होगा कि अच्छे से एनलाइटन होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए उनका जो रूम है, सिंपल, बहुत ही सिंपल फर्नीचर, कुछ मिनिमल फर्नीचर होना चाहिए और सब कुछ फिक्स होना चाहिए उनका। अंदर बाथरूम है जैसे उनका, तो लैच हटा दें, अलार्म लगा सकते हैं, जैसे कि कभी उन्हें याद नहीं रहता, वो गिर जाए, कुछ भी आता तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान दिए होंगे। फिर आता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, कुछ मशीन्स होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, डिमेंशिया पेशेंट को कभी कभी नहीं पता, तो इन सब चीज़ों सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है उस चीज़ों में, कि कहाँ इनको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किन किन जगहों पर। जैसे जहाँ मशीन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान है, वहाँ पे अलाउ नहीं करना है, क्योंकि गलती हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है उसमें, तो वो चीज़ नहीं करनी है। साथ में टाइम बिताना है, सोशलाइज करना है, ठीक है। एंड कभी कभी साइकोथेरेपीज भी रहती हैं केयर गिवर्स के लिए भी, एज वेल एज फॉर द पेशेंट्स, तो वो कराना है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो मेडिकल पार्ट है, मेडिसिन वाला पार्ट है, वो तो है ही, जिसमें कि स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नॉन फार्मास्यूटिकल पार्ट, जिसमें कि डाइट हो गया, आपका हेल्थ हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ये सब प्लस केयर अगर आप दें अच्छे से, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स को, और कुछ हद तक उनकी जो लाइफ है थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि हम इम्प्रूव कर दें उनको, पर हाँ उनकी लाइफ थोड़ा बेटर कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ बताया। आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये सुनने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से काफ़ी सारी इंसाइट्स